जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जस्टिस की अवधारणा, न्याय की अवधारणा। ठीक है, और न्याय की अवधारणा में हमने देखा था कि किस तरह प्राचीन पाश्चात्य विचारकों ने न्याय को जो है वो किससे जोड़ा है, मनुष्य की आत्मा से जोड़ा है। उसमें हमने प्लेटो और अरस्तु के विचार पढ़े थे। और उसके बाद हमने जो है मध्यकाल में न्याय की अवधारणा पढ़ी थी। संत ऑगस्टाइन क्या कहते हैं, संत थॉमस एक्विनास क्या कहते हैं न्याय के संबंध में। और उसके बाद हमने जो है आधुनिक काल में जो है न्याय संबंधी परिभाषा हमने पढ़ी थी, जिसमें डेविड ह्यूम की परिभाषा पढ़ी थी, जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावाद के जनक हैं उनकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो था जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो उसमें हमने अध्ययन किया था कि जॉन रॉल्स सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, न्याय की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं अधिकतम स्वतंत्रता को, कि न्याय के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता भी कैसी, अधिकतम स्वतंत्रता, यानी अधिकतम लोग जो है स्वतंत्र रहें, तब वो अधिक न्याय का प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर दो, दूसरी जो बात है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में, वो है सबके लिए कल्याणकारी स्थितियां, सबके लिए कल्याणकारी स्थितियां। रॉल्स के अनुसार न्याय के लिए जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को उनके कल्याण की पूरी स्थितियां प्राप्त हो, यानी जिस व्यक्ति का जिस कार्य में कल्याण है उसको वो कार्य करने देना चाहिए। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के अनुसार व्यक्ति व राज्य की ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित करनी चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। ये काम किसको सौंपता है रॉल्स, राज्य को सौंपता है, कि राज्य को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे सभी का, लोगों का कल्याण हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहे। ठीक है, इस स्थिति को जानने के लिए रॉल्स ने एक नया सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं अज्ञानता का आवरण। इंपॉर्टेंट है, रॉल्स ने एक नई सोच दी है जिसे कहते हैं अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण। अगर आपको यह पता लगाना है कि भी कौन सी चीज उचित है, कौन सी अनुचित है, व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक अज्ञानता के आवरण के आधार पर सोचने पर बल दिया है। अब ये अज्ञानता का आवरण है क्या, प्रश्न आता है कई बार। रॉल्स के अनुसार अज्ञानता का आवरण क्या है? तो अज्ञानता के रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य को अज्ञानता के पर्दे के पीछे सोचना चाहिए। अज्ञानता के पर्दे मतलब क्या होगा, अज्ञानता का आवरण कह दो या अज्ञानता का पर्दा कह दो, कि कोई भी व्यक्ति जब कोई किसी व्यक्ति के बारे में सोचे तो उसे अपने आप को उस स्थिति में रखना चाहिए जब उसके पास कुछ भी नहीं। इसे अज्ञानता के पर्दे के बारे में सोचना कहलाता है। अर्थात वह इस मूल स्थिति में आ जाता है जहां पर वह योग्यता, हित, क्षमता आदि में समान है। एक करोड़पति है, अगर वो दूसरे के बारे में, भिखारी के बारे में सोचे तो वो ये सोचे कि यार अगर मेरे पास पैसा नहीं होता और मैं उस स्थिति में होता तो क्या होता। तो यानी उसने अज्ञानता के आवरण के बारे में सोचा है, अज्ञानता में रहते हुए सोचा है। अर्थात उसमें योग्यता, हित, क्षमता आदि को समान मान करके सोचा है। इसी को अज्ञानता का पर्दा कहा गया है। इस प्रकार रॉल्स के अनुसार न्याय की सर्वप्रथम मांग है सबको समान स्वतंत्रता और अवसरों की उचित क्षमता, अर्थात सभी व्यक्तियों को उचित अवसर प्राप्त हो, सबको अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं का बिना भेदभाव किया प्राप्त होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया रॉल्स का न्याय सिद्धांत, यानी अज्ञानता के आवरण के बारे में सोच करके न्याय दिलाना। अब बात करते हैं भारतीय चिंतक क्या कहते हैं न्याय के संबंध में। भारतीय राजनीतिक चिंतक
भारतीय राजनीतिक चिंतक में न्याय। पाश्चात्य विचारक के तरह भारत में भी कई राजनीतिक विचारकों ने न्याय के बारे में विचार दिए। तो कौन कौन से विचारक हैं जिसने न्याय के संबंध में विचार दिए हैं, उनकी बात करते हैं। इस संबंध में दिया है हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं मनु, आचार्य कौटिल्य, बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव। ये विद्वान हैं जिन्होंने न्याय के संबंध में अपने अपने विचार दिए। कौन कौन से? मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव आदि। भारतीय विचारकों ने न्याय को किससे जोड़ा है? भारतीय विचारकों ने न्याय को स्वधर्म से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? स्वधर्म, यानी अपना अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, यही न्याय। सब व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो न्याय स्वतः स्थापित हो जाएगा। ये भारतीय चिंतकों का मानना है। तो भारतीय विचारकों ने न्याय को स्वधर्म से जोड़ा है। भारतीय विचारकों और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता है। किस किस से समानता है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत, क्योंकि प्लेटो ही न्याय को आंतरिक गुण मानता है और कहता है कि सब व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगा। उसी प्रकार भारतीय आर्थिक जितने भी चिंतक हैं वो भी न्याय को अपने धर्म से, अपने कार्य से जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्लेटो से न्याय की अवधारणा राजनीतिक और सामाजिक थी, वही भारतीय राजनीतिक चिंतन कानूनी रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये इन विद्वानों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में बताया। अब है न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप। न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय के कौन कौन से रूप हैं? देखिए, परंपरागत रूप से न्याय की जो धारणा है, परंपरागत रूप से अगर न्याय है तो उसके दो धारणाएं हैं। दो धारणाएं हैं, एक तो है नैतिक न्याय, एक है नैतिक न्याय और दूसरा है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय। परंपरागत न्याय में जो विद्वान है, परंपरागत न्याय के रूप हैं, दो रूप हैं, नैतिक न्याय और कानूनी न्याय। परंतु वर्तमान में अगर न्याय की बात करें हम, तो वर्तमान में न्याय की जो है कई रूप हैं। ठीक है, न्याय की धारणा नैतिकता पर आधारित है। वर्तमान में न्याय जो है नैतिक न्याय पर आधारित है और प्राकृतिक नियम आते हैं। इसमें ये प्राकृतिक नियम आते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो नैतिक न्याय क्या है? जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित न्याय है वो नैतिक न्याय है। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी हो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहते हैं। यानी आदमी सदाचार के आधार पर जीवन करे, व्यतीत करे, तो वो नैतिक न्याय। उसमें नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता, दया, प्रेम आदि नैतिक न्याय के सिद्धांत माने जाते हैं कि हर व्यक्ति सच पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों पर दया रखनी चाहिए। तो ये नैतिक नियम हैं और इन्हीं पर आधारित न्याय नैतिक न्याय कहलाए। ठीक है, आधुनिक रूप में अगर हम न्याय की बात करें तो नैतिक न्याय क्या है? तो सबसे पहला न्याय का रूप क्या होगा? नैतिक न्याय। ठीक है, तो नैतिक न्याय पुराने जमाने में आधारित था। पुराने परंपरागत रूप से नैतिक न्याय होता था, यानी जिसमें व्यक्ति न्याय को मन से मानता था। ठीक है, उसमें दया, त्याग, परोपकार, सत्य, इन चीजों पर न्याय माना जाता था कि हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमें ऊपर वाला देखेगा। प्राकृतिक नियमों पर आधारित था, इसलिए वो नैतिक न्याय था।
ठीक है। अब आता है दूसरे प्रकार का न्याय, वो है कानूनी न्याय। नैतिक न्याय किस पर आधारित था? प्राकृतिक नियमों पर आधारित था। किस नियमों पर आधारित था? उसमें व्यक्ति प्रकृति से डरता था, ईश्वर से डरता था और कोई अन्याय के कार्य नहीं करता था, किसी को नहीं सताता, चोरी नहीं करता था, अन्याय नहीं करता था, तो वो नैतिक न्याय था। उसमें कोई नियम बनाने वाला नहीं था। आधुनिक न्याय जो है वो है कानूनी न्याय। अब कानूनी न्याय का मतलब न्याय को कानून पर आधारित कर दिया जाए, ठीक है। तो कानूनी न्याय में वे सभी नियम व कानून आ जाते हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होता है। तो कानूनी न्याय किस पर आधारित होता है? कानून पर। यानी हर व्यक्ति जो है वो उस देश के कानून, जिस देश में वो रहता है, उस देश के कानूनों का पालन कर जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि उस देश ने ऐसा कानून बना दिया, तो वो कानूनी न्याय कहलाए। कानून न्याय कौन लागू करता है? ये सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। सरकार ही कानून बनाती है और सरकार ही उनका पालन करवाती है, और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय में ईश्वर कानून बनाता था, जिसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कानून न्याय क्या है? कानून न्याय कौन बनाती है? उस देश की सरकार। राजा महाराजाओं के काल में राजा ना कानून बनाते थे, आधुनिक समय में लोकतंत्र में संसद कानून बनाती है। तो ये कानून सरकार के द्वारा जो कानून बना करके न्याय दिया जाता है वो कानूनी न्याय कहलाएगा। तीसरे प्रकार का न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, अब देखिए राजनीतिक न्याय क्या होगा? यानी प्रत्येक व्यक्ति को, राजनीतिक न्याय का यह अर्थ है कि देश की एक राज्य व्यवस्था हो जिसमें सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार हो। तो देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार अगर सभी लोगों को हो, राजनीति में भाग लेना, चुनाव लड़ना, खड़े होना, बड़े पद को प्राप्त करना, वोट देना, इस प्रकार के न्याय को राजनीतिक न्याय कहेंगे। अंग्रेजों के काल में हमें राजनीतिक न्याय क्यों नहीं था? क्योंकि जनता को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार था ही नहीं। तो राजनीतिक न्याय प्राप्त होता है देश के नागरिकों को, ठीक है। तो अगर राजनीतिक न्याय का अर्थ है देश की एक राज व्यवस्था में सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार हो, यानी देश की जो राजनीति है, देश में बड़े पदों को प्राप्त करने, सरपंच, वार्ड पंच, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी पदों को प्राप्त करने का अधिकार अगर सभी व्यक्तियों को हो, ठीक है, तो वो राजनीतिक न्याय होगा। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता का विरोध करता है और ये केवल लोकतांत्रिक देशों को ही प्राप्त होता है। राजनीतिक न्याय कहाँ पर होता है? केवल लोकतंत्र में। जो देश लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ राजनीतिक न्याय प्राप्त, क्योंकि राजतंत्र में राजनीतिक न्याय नहीं होता है। राजतंत्र में राजा उच्च पदों पर केवल अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को बैठाता था, ठीक है। आम व्यक्ति को राजनीतिक न्याय नहीं था, क्योंकि चुनाव वगैरह होते ही नहीं थे। तो राजनीतिक न्याय के लिए क्या जरूरी है? लोकतंत्र आवश्यक शर्त है, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय किस प्रकार प्राप्त होता है? राजनीतिक न्याय के अगर साधन पूछें तो राजनीतिक न्याय कैसे दिलाया जा सकता है? तो राजनीतिक न्याय के साधन है, नंबर 1 वयस्क मताधिकार, एक आयु के आधार पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले तो हम कहेंगे कि वह राजनीतिक न्याय है। दूसरा, विचार व भाषण की अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का अधिकार हो तो हम कहेंगे वह राजनीतिक न्याय है, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के, तीसरा साधन क्या है? बिना भेदभाव के राजनीतिक पद प्राप्त करना। बिना भेदभाव के राजनीतिक पद प्राप्त करना अर्थात अगर नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के चुनाव में खड़ा हो सकता है, वोट दे सकता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक न्याय है। तो राजनीतिक न्याय के 3 साधन क्या है? वयस्क मताधिकार, विचार और भाषण की अभिव्यक्ति, और बिना भेदभाव के राजनीतिक पद प्राप्त करने की छूट हो तो वो राजनीतिक जो है अधिकार राजनीतिक न्याय कहलाएगा। चौथा, सामाजिक न्याय। नाम से पता लग रहा है कि समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, समाज में ऊंच नीच, जाति, गरीब, अमीर, इन चीज का अंतर नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक न्याय।
तो वहाँ सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति के साथ जाति, लिंग यानी महिला पुरुष, धर्म हिंदू मुस्लिम, नस्ल, वर्ग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो, यानी देश में सभी लोग समान हो, कोई ऊंची जाति नीची जाति, कोई धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले, तो वहाँ हम कहेंगे सामाजिक न्याय। अर्थात जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, इसके लिए राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून बना करके इस प्रकार के कानून रोके। तो ये सामाजिक न्याय कौन दिला सकता है? राज्य कानून बनाए और इन सारे अंतर को समाप्त कर दें, तो वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। 5वें प्रकार का न्याय है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होगा कि गरीब अमीर का जो अंतर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। अर्थात अगर हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि 2 टाइम की रोटी प्राप्त नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इतना अमीर है कि उसके पास अथाह संपत्ति है, तो हम कहेंगे वहाँ आर्थिक न्याय नहीं। आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं कि सबकी आय समान हो जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है कि गरीब और अमीर का जो खाई है, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अमीर कितना भी हो लेकिन गरीब भी इतनी ज़्यादा गरीब नहीं हो कि 2 टाइम की रोटी उनके पास नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ आर्थिक न्याय है। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक साधनों यानी धन का वितरण इस प्रकार हो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना न्यूनतम जीवन स्तर जीने का अधिकार हो। ठीक है, गरीब अमीर का अंतर अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि आर्थिक न्याय नहीं। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि गरीब व्यक्ति को इतना भोजन कम से कम प्राप्त हो, इतना संसाधन इतने आवश्यक मिले जिससे वो अपना गुजारा कर सके। ठीक है, अर्थात आर्थिक न्याय गरीबी व अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है, गरीब और अमीर के बीच के अंतर को समाप्त करने पर जोर देता है। कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक विषमता को दूर करने पर जोर देता है कि ये गरीब अमीर का अंतर बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, तो ये आर्थिक न्याय कहलाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं? नैतिक न्याय जो प्राकृतिक कानूनों पर आधारित होता है। इस पुराने ज़माने में जब कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी, कोई सरकार राज्य नहीं होते थे, राजा नहीं होता था, तो नैतिक न्याय पर आधारित होते थे कानून। फिर आया कानूनी न्याय, जब सरकारें बनी, आधुनिक सरकारों का रूप आया, तब कानूनी न्याय बना। ये कानून न्याय सरकार बनाती है, सरकार कानून बनाती है और उस पर न्याय का पालन करवाती है। राजनीतिक न्याय में राजनीतिक आधार पर सभी को पद प्राप्त करने का अधिकार हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, वयस्क का मताधिकार हो, तो इन सब चीज़ों को हम कहेंगे कि वहाँ राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में समाज में किसी तरह का भेदभाव गरीब अमीर का नहीं हो, तो वहाँ सामाजिक न्याय। और आर्थिक न्याय में आर्थिक गरीबी और अमीरी का जो अंतर बहुत कम हो, तो हम कहेंगे वहाँ आर्थिक न्याय। ठीक है, तो हम ये निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि न्याय के सिद्धांतों में परंपरागत और आधुनिक धारणा में अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होने पर काफ़ी हद तक न्याय की स्थापना की जा सकती है। अर्थात न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को उसका उचित प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार प्राचीन और आधुनिक न्याय पद्धति में अंतर है। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, न्याय की अवधारणा, जिसमें हम परंपरागत न्याय की अवधारणा प्लेटो से अरस्तु तक, मध्यकाल में न्याय की अवधारणा क्या थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी, संत थॉमस एक्विनास क्या कहते हैं और संत ऑगस्टाइन क्या कहते हैं, और आधुनिक काल में भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने न्याय की परिभाषा क्या दी है, और वर्तमान में न्याय के कितने रूप हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। इस प्रकार आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये देखा था कि परंपरागत से लेकर के आधुनिक समय तक न्याय की कौन कौन सी अवधारणाएं थी। ठीक है, इस प्रकार अगर आपके फर्स्ट चैप्टर में किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को वीडियो पे या लिखित रूप में इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो ये 5 रूप हैं आपके: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है,
तो इस प्रकार आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।